हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कई चीजें पढ़ ली थी, जिसमें आपका एटम्स के बारे में अलग अलग जितने भी क्या थे दार्शनिक थे, उन्होंने जो अलग अलग क्या दी थी, अवधारणाएं दी थी, वो हमने पढ़ ली थी। साथ में पहला जो मॉडल आया था डाल्टन का, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं एटम के अंदर, तो अभी इनकी स्थिति का पता लगाओ, ये पढ़ा। उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़े, जिसमें किसका मॉडल आया? सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल हमने पढ़ा। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए बोहर का मॉडल आता है, और बोहर के मॉडल को समझने के पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि वहां पर कमी क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल की, कि वो इलेक्ट्रॉन के मोशन, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कारण जो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी के कारण वहां पे एक्सिलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और एक्सिलरेशन के बाद एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी का लॉस होगा, उसके बारे में वो बता नहीं पाए कि एनर्जी इमिट हो रही है तो किस फॉर्म में वो एनर्जी निकल रही है। ओके, तो वही जो ऊर्जा वहां पर निकल रही है उसका पता लगाना था, और उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट आए। एक थ्योरी आती है न्यूटन की, जहां पर क्या बताया जाता है कि जो लाइट है, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, जिसको क्या बोला जाता है कि सूर्य की किरणें वहां से आ रही हैं। किरणें यानी एक लाइन मान लीजिए रेज की, जबकि उन्होंने कहा कि रेज ऐसी एक लाइन की फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है, ये पैकेट्स की फॉर्म में आती है, कणों के रूप में आती है। ओके, तो उन्होंने क्या माना, कणिकामय उसको कहा, किसको? लाइट को, प्रकाश को, यानी प्रकाश में क्या है, कण है छोटे छोटे। ओके, फिर वो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर क्या हुआ था, फिर मैक्सवेल ने उसके बारे में बताया, ठीक है, किसके बारे में? उस प्रकाश की तरंग के बारे में जो आ रही है, वेव के बारे में। देन उन्होंने क्या क्या कहा कि आपका क्या होता है, कोई भी वेव जब प्रोड्यूस हो रही है वहां पर आपके दो फील्ड है, एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ओके, तो जब आपका क्या हो रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा है, कोई आवेशित कण वहां पे त्वरण में है, तो वो क्या करेगा, त्वरण उसमें दिखाई दे रहा है, वहां पर दो फील्ड जनरेट होंगे, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होंगे कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। ओके, और वो इसी दिशा में भी क्या करेंगे, अपने संगत वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो वेव्स क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगी। ओके, जैसे सिंपल है, एक्स वाई प्लेन में अगर आप किसको मान रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को मान रहे हो, तो जो आपकी मैग्नेटिक वेव्स होंगी, चुंबकीय जो तरंगे बनेंगी, वो इस प्लेन में बनेंगी, एक्स वाई प्लेन में। अगर हम कह रहे हैं वाई जेड प्लेन, तो ये वाला प्लेन है, इस वाले प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, तो जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वेव जो बनेंगी, वैद्युत तरंगे जो बनेंगी, वो इस वाले फील्ड में बनेंगी। ओके, वाई और जेड प्लेन में बनेंगी। ओके, समझ रहे हैं? तो ये जो क्या थी, चुंबकीय तरंगे थी, और ये जिन्हें मैं वैद्युत तरंगे कह रही हूँ, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल वेव्स, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये हमने पढ़ा था। इतनी चीजें किसने एक्सप्लेन की? फिर जो आपका वेव नेचर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके बारे में, यानी रेडिएशंस वहां पर निकल रहे हैं, किसकी बात की, जब किसकी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वहां पर, तो उसके कारण वहां पर रेडिएशंस निकलेंगे, विकिरण निकलेंगे, और उन्हीं विकिरणों को वेव्स की फॉर्म में भी देखा जाएगा, जिन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। ओके, तो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज उन्हें बताई। पहले उन्होंने कहा कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूसेस द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है वैसे, ठीक है। ये रेड कलर में आपको डायरेक्शन दिखाई गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका ब्लू कलर में दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, यानी परपेंडिकुलर है। ओके,
आपको दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव्स है डायरेक्शन है वो ऊपर को है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव निकल रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये जो XY प्लेन है इसमें आपकी तरंगें बनेंगी। ओके, और जब हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तरंगें इस वाले प्लेन में बनेंगी। ओके, दोनों में डिफरेंस समझिए। तो इस तरह से दोनों वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रही है। ओके, प्लेन को समझिए, प्लेन कौन सा है। अगर मैं किसकी बात करूं, ये ब्लू कलर में जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है इसके प्लेन की बात करूं तो ये XY प्लेन इसके लिए, रेड कलर में मैंने जो, ठीक है। वहीं अगर मैं इस YZ के लिए एक प्लेन बनाऊं तो वो प्लेन कैसा होगा, ये हो। और आपको दिख रहा है ये इस तरह से है जैसे कि आपने, ये आपका XY प्लेन हो गया और इसके ठीक लंबवत आपने क्या किया, एक और प्लेन इस तरह से खड़ा कर दिया, ये YZ प्लेन हो गया। ठीक है, तो ये प्लेन ऐसे ही है। ये आपका नीचे कौन सा है, XY प्लेन है, और ये आपका क्या है, YZ प्लेन। और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, ये आपको समझ में आता है यहाँ पर। दूसरा क्या कहता है, अनलाइक साउंड वेव और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बन रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग जो बन रही हैं, जिस प्रकार से ध्वनि को एक माध्यम चाहिए चलने के लिए, यानी मैं जो बोल रही हूँ, मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, उसको अगर किसी दूसरे व्यक्ति तक जाना है तो उसको एक मीडियम चाहिए चलने के लिए। जैसे हमें अगर कहीं दूर जाना है तो हमें क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए चलने के लिए, तो वो एक क्या है, माध्यम है। उसी प्रकार से उस साउंड वेव को भी कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो मेरे मुंह से जैसे ही साउंड निकली, वो उसको क्या चाहिए होगा, मीडियम चाहिए। वो मीडियम इस केस में क्या है, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है उसको किस प्रकार सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक मीडियम है, और वो मीडियम यहाँ पर क्या है, हवा है। हवा में क्या है, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, ये अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ, ये साउंड वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको सुनना है, तो क्या होगा, यहाँ से साउंड वेव्स निकली, हम दोनों के बीच में मैं क्या कह रही हूँ, एयर है, और हवा में अलग अलग क्या है, पार्टिकल्स। जब मैंने बोलना शुरू किया, साउंड वेव निकली, प्रोड्यूस हुई, ये एक मॉलिक्यूल के पास गई, ठीक है। इसने यहाँ से इसको दूसरे में पहुंचा दिया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफर की। इस तरह से क्या हो रहा है, साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, किसके द्वारा, मीडियम के द्वारा, और लास्ट में कहाँ तक पहुंच गई, दूसरे व्यक्ति तक जिसको सुनाई दे रहा है। अगर ये सारे पार्टिकल्स नहीं होते, मतलब यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता, मैं कह रही हूँ यहाँ पे हवा भी नहीं होती, वैक्यूम होता, तो क्या ये साउंड वेव ट्रैवल कर पाती, नहीं कर पाती। तब इस व्यक्ति को सिर्फ क्या दिखाई देता कि यहाँ से, यानी अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैं बोल रही हूँ, तो उसको सुनाई नहीं देगा, चाहे वो मेरे कितने ही पास खड़ा है, ठीक है। उसको सिर्फ मैं क्या, लिपसिंग करते हुए दिखाई दूंगी, ठीक है, कि ये कुछ तो बोल रही है, पर बोल क्या रही है। तो वही यहाँ पर होगा कि जो आपका साउंड वेव्स हैं, जिनको हमने समझा कि इनको तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने क्या कहा कि जब सन की लाइट आ रही है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो वो बीच के स्पेस वाले पार्ट से भी आता है जहां पर वैक्यूम होता है, यानी किसी भी प्रकार की गैसेस वहां नहीं है, हवा भी नहीं है। ओके, किसी भी प्रकार की गैसेस नहीं है, उनको पार करके, क्योंकि उसमें भी आप किसकी बात करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे, तो वो उनको पार करके भी कहाँ आ रहा है, अर्थ पर आ रहा है। अर्थ के चारों ओर तो एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है जहां पर हवा है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर से बाहर कुछ नहीं होता। ओके, इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। वाटर वेव्स के बारे में आया यहाँ पर कि इनको भी मीडियम चाहिए, तो ऑब्वियसली ये तो अपने आप में मीडियम का काम करेंगे, क्योंकि वाटर वेव वाटर में ही बनेगी, जब वाटर ही नहीं होगा तो वेव्स भी नहीं प्रोड्यूस होंगे। ओके, 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि इस तरह से आपका क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, वेव्स की, वेव्स ट्रैवल कर रही है, तो कितनी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रही है। ओके,
उसकी लेंथ कितनी है, ये सब आप देखेंगे और उनके आधार पर आप अलग अलग रेडिएशंस बताते हैं। अलग अलग रेडिएशंस आपके क्या है कि टाइप्स आ जाएंगे अब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, जिसमें कि आप किसको पढ़ते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे आप, यहाँ पर माइक्रोवेव्स की बात करेंगे, यूवी की बात करेंगे, आईआर की बात करेंगे, विजिबल लाइट की बात करेंगे। तो ये सारे रेडिएशंस के टाइप हैं। एक्सरेज की बात करेंगे, इनमें से ज्यादातर आपने सुने होंगे जो रेडियो होता है, रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो रेडियो वेव्स के ही थ्रू होती है। रेडियो में सुनाई देता है, उसमें कोई कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको सुनाई देता है। आप कहते हैं कहीं पर तो कनेक्शन आएगा, उसमें एक एंटीना लगा होता है जो क्या करता है, सिग्नल को कैच करता है। ओके, तो वो क्या करता है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है उस टाइम पर और फिर ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है। तो उन्हीं रेडियो वेव्स के नाम पर उसका नाम क्या पड़ गया, रेडियो पड़ गया। ओके, और माइक्रोवेव्स, अवंस वगैरह जितने भी आपके होते हैं, ये सब माइक्रोवेव जैसे आपने सुना होगा, तो वो इन्हीं वेव्स की फंक्शनिंग पे काम करते हैं। ओके, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। और एक्सरे बहुत ज्यादा कॉमन है, एक्सरे मेडिकल लाइन में आप बहुत इस वर्ड को सुनते हैं, एक्सरे। एक्सरे तो वो रेज ही है, वो तरंगे ही हैं, किरणें हैं। वो उन किरणों को क्या किया जा रहा है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट पर डाला जा रहा है और उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, बोन्स को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि बोन में कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है या कुछ हुआ तो नहीं है, सब सही सलामत है। ठीक है, तो ये सब चेक करेंगे। तो ये आपका एक्सरे हो गया। विजिबल लाइट आपकी क्या होती है, लाइट्स में आपकी सारी रेडिएशन पाई जाएंगी और उसमें जो लाइट आपको दिखाई देगी दैट इज योर विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश जिसे बोला जाता है। और सिर्फ एक इसी प्रकाश को हमारी आंखें बिना किसी चीज के, बिना किसी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के देख पाती हैं, और वो क्या है, आपका दृश्य प्रकाश है। तो उस प्रकाश के बराबर जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम देख लेते हैं, बाकी हमें कोई नहीं दिखाई देता। ना हमें रेडियो वेव्स यहाँ दिखाई दे रही है, रेडियो हमारा चलना शुरू हो गया, उसमें न्यूज आ रही है, गाने आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें कहीं से वेव्स आती हुई नहीं दिखाई दे रही कि उधर से रेडिएशन आ रहा है जो रेडियो पे पड़ रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और आईआर हमें नहीं देख रहा है, आईआर स्पेक्ट्रम जो बनता है वो हमें नहीं दिखेगा, नॉर्मल सिंपल कंडीशन में बोल दो जैसे अभी है। और क्या नहीं दिख रहा है आपको, एक्सरेज नहीं दिख रही हैं आपको, एक्सरे होता है, एक्सरेज डाली जाती हैं तो वो नहीं दिखती हैं आपको। तो इतना सब कुछ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इन सबको जो नॉन विजिबल लाइट्स है उनको देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। ओके, तो इतना आपने पढ़ा। यहाँ से क्या आपको दो टर्म्स आई, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात की हमने। ये क्या होगा, जब हम कह रहे हैं कि कोई वेव बन रही है और ये वेव क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वेव का काम ही यही है। जब मैं सन से लाइट की बात कर रही हूँ तो वो आ रही है ना, उधर से आ रही है तो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल करेगी तो मोशन दिखाएगी। तो वो मोशन है क्या, और उस मोशन के आधार पर इसकी कितनी प्रॉपर्टीज बनेंगी वो हम यहाँ पर अब समझें। ओके, वेव मोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तरंग गति, तरंग गति का सिद्धांत जो आप पढ़ते हैं उसी तरंग गति की बात कर रहे हैं, और उसकी क्या देखेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे उसमें क्या है। ओके, a wave is a periodic disturbance in the space and wave motion represents propagation of this periodic disturbance which carries energy। क्या कह रहे हैं, वेव कब बन रही थी आपकी तरंगे, जब आपने कहा कि पानी रुका हुआ, पानी क्या है आपका, रुका हुआ, ये आपका पानी है, ये स्टिल वाटर, रेस्ट की पोजीशन। किसी बर्तन में ले लो, ये आपने कोई बड़ा शेलो कोई वेसल लिया है, उसमें पानी भरा है, पानी भरा है, नॉर्मल रखा है आपने पानी, वो कैसा है, ऐसा है, स्टिल की, मतलब स्टिल बोल सकते हो, रेस्ट की पोजीशन पे आराम से। आपने क्या कर दिया, कुछ तो दिमाग लगाया, इसमें कोई भारी ऑब्जेक्ट गिरा दिया, यहाँ से कुछ भी आपने इसके ऊपर फेंक दिया, पानी के ऊपर। सडनली क्या हो जाता है, ये पानी जो आराम से बैठा हुआ था ये डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा ना, परेशान हुआ, डिस्टर्बेंस हुई, और आप अचानक क्या देखते हैं, यहाँ पर वेव्स बन गई, मूवमेंट हुआ ना उसमें, किसमें, पानी में मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ तो वेव बन गई। तो वेव किसके बाद बनी, किसके बाद बनी वेव, डिस्टरबेंस के बाद बनी। ओके, यहां पर आपने क्या किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और डिस्टरबेंस क्रिएट करने से ये बन गई वेव, तरंग बन गई।
ओके तो यही आपका क्या हो गया, अ वेव इज अ पीरियडिक डिस्टर्बेंस। पीरियडिक डिस्टर्बेंस मतलब एक पीरियड, एक गैप के बाद वो डिस्टर्बेंस दिखाई दिया। ओके पीरियडिक डिस्टर्बेंस इन द स्पेस एंड वेव मोशन इन द स्पेस, यानी स्पेस में अगर क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ओके अब वेव मोशन क्या है आपका, इस वेव का मोशन किसके क्या कर रहा है, एनर्जी भी होगी इसमें कुछ ना कुछ, तो उसी को समझेंगे। वेव रिप्रेजेंट प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेट कर रही है, चल रही है, ये दिखा रही है ऑफ दिस पीरियडिक डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी। ये डिस्टर्बेंस अपने आप में क्या ली जा रही है, एनर्जी भी ली जा रही है, और यही क्या है आपका वेव मोशन। ओके इतना समझ में आ गया। द रीजन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द रीजन ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रफ। ओके तो क्रेस्ट और ट्रफ आपके दो वर्ड्स आते हैं। ओके इनको समझेंगे, जल्दी से नोट करिए पहले से, फिर आगे चलते हैं। ओके इसको समझेंगे। ये वेव बन गई आपकी, अब इस वेव के बारे में समझेंगे, वेव के कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ एक वेव बना, यहां से इस पॉइंट से वेव चली, जहां से आपका क्या कहा आपने, डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, यानी कि यहां तक आपका रेस्ट की पोजीशन में था पानी, और यहां से आपकी वेव अचानक बनी। तो वेव कैसी बनी, इस तरह से बनी। okay? ये आपकी वेव बनी, ऐसी वेव बनती है, ऐसी बनती है तरंगे, इसको समझेंगे। इस वेव में जो आपका क्या होगा, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, ऊपर की तरफ जितना डिस्प्लेस होगी उसको क्या कहा जाएगा, क्रेस्ट। यानी ऊपर की तरफ कौन कौन से पार्ट है, ये और ये, इनको क्या कहा जाएगा, क्रेस्ट कहा जाएगा। ओके ओके और इसके साथ साथ कहा, नीचे को जो डाउनवर्ड जितना भी आपका क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इनको क्या कहा जाएगा, ड्रॉप कहा जाएगा। ट्रंक एंड गर्थ इन्हें हिंदी में कहा जाता है। ओके तो ये आपका क्या हो गया, वेव के पार्ट समझ लिए आपने, ये क्रेस्ट हो गया और ये आपके ट्रफ हो गए। जो ऊपर वाले पार्ट हैं वो आपके क्रेस्ट के पार्ट हैं, और नीचे वाले पार्ट कैसे हैं, ट्रफ के पार्ट हैं। ओके ये क्रेस्ट और ट्रफ दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के आधार पर आप ज्यादातर प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वेव का मोशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहीं से स्टार्ट होती है। जब आपने वेव को समझ लिया, इस तरंग को समझ लिया, अब आपकी प्रॉपर्टीज या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अलग अलग तरह के क्या होते हैं, यूनिट्स होती हैं, क्या बताने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बताने के लिए। These radiations are characterized by the properties, namely, फर्स्ट है आपका वेवलेंथ। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेवलेंथ, जिसे आप क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ओके ये दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है आपकी आवृत्ति। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग। वेव नंबर क्या बताएगी, तरंग की संख्या बताएगी, यानी तरंग संख्या। और एम्पलीट्यूड क्या है आपका, आवर्तकाल। ये सारे
टर्म्स आपने साइंस में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने बहुत ज्यादा, फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जब आप वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट वर्ड, दैट मीन्स कि बार बार एक के बाद एक लगातार जो चीजें होती हैं उनके लिए आप फ्रीक्वेंट या फ्रीक्वेंसी ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो उस बार बार को दिमाग में रखना, वही आपको यहाँ पर काम आए। तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ, ठीक है, या लंबाई भी कह सकते हो आप। किसकी लंबाई? वेव की, तरंग की लंबाई। तरंग कितनी लंबी है, एक तरंग की बात करें। और अब जब आप वेव बनती है तो उसमें कितनी तरंगे बनेंगी उनको गिनेंगे। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक एक करके आप क्या समझेंगे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। पहला आता है आपका वेव लेंथ, जो तरंग दैर्ध्य जिसे हम कह रहे हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा। ये साइन कहीं पे लगा है, दैट मीन्स की वेव लेंथ की बात हो रही है। ओके, द wavelength of light is defined as the distance between the two successive crest or trough of the light wave. वेव की लेंथ कितनी है? पहले वेव है क्या? तो वेव अपने आप में क्या है? ये है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं कि कोई वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है अगर, तो उसमें दो लगातार जो श्रृंग या गर्त आएंगे, क्रेस्ट और ट्रॉफ्स आएंगे, उन दोनों की बीच की जो क्या होगी, डिस्टेंस होगी, वही क्या है, आपकी वेव की लेंथ है। दो सक्सेसिव, सक्सेसिव के बाद मतलब क्या है, एक के बाद दूसरा। अगर पहला क्रेस्ट ये है और दूसरा क्रेस्ट ये है, तो इन पहले और दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो लेंथ है, लंबाई है, वेव की लेंथ ही वेव लेंथ है। और वेव अपने आप में क्या है, एक आपका नेगेटिव पार्ट है तो दूसरा पॉजिटिव पार्ट है। यहां से लेकर और यहां तक ये आपकी एक वेव बनी। ओके, अगर मैं दूसरे वेव की बात करूं कि दूसरी वेव कौन सी है आपकी, तो यहां से जो निकल रही है ये और कहा, ये आपका एक पॉजिटिव हाफ आ गया और ये आपका नेगेटिव हाफ, ये आपकी दूसरी वेव है। अगर मैं तीसरी वेव की बात करूं कि तीसरी वेव कहाँ है आपकी, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ, ये आपका नेगेटिव हाफ, दिस इज योर पॉजिटिव हाफ, ये आपका एक और क्या हो गई, वेव हो गई। और इसके बाद यहां से फिर जो दोबारा एक और वेव प्रोड्यूस होगी, ये आपका क्या है, एक और वेव है। तो इस तरह से आपकी कितनी वेव्स बन गई? पहली वेव जो आपकी यहां बनी, दूसरी यहां से यहां बनी, तीसरी यहां से यहां बनी और चौथी यहां से यहां। चार वेव्स बन गई आपकी। इनमें से एक वेव की लंबाई क्या है, वही आपकी वेव लेंथ है। तो इनमें से मैं इसको पहली वेव को मान लेती हूँ, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो वेव लेंथ है, उसको आप वेव लेंथ कह सकते हो। दूसरा, डेफिनेशन के उस पर जाएं तो दो जो सक्सेसिव एक के बाद एक क्रेस्ट आएंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी वेवलेंथ है। और दूसरा, सक्सेसिव ट्रॉफ जो है, एक ये हो गया, अगर मैं इसको नंबर वन मान लूं, और ये 2, इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये क्या है, आपका वेव लेंथ है। ओके, वेव की लंबाई ही वेव लेंथ है। तो ये क्या है, यहां से यहां और यहां से यहां, ये इसकी लंबाई। समझ गए? लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है v अपॉन एफ। और v क्या होती है आपकी, वेलोसिटी है उसकी, किसकी, वेव की। और f क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एक टर्म समझ में आती है कि जो लैम्डा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी f। ओके, इसको ध्यान रखना आप लोग, ये आपको आगे काम आने वाला है। यानी किसी वेव की जो लेंथ है वो उसके फ्रीक्वेंसी की से क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर उस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी तरंग की बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी। वहीं पर अगर वेव लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ओके, तो ये वेव लेंथ को आप लोगों ने समझ लिया था।
वेवलेंथ को आप लोगों ने समझ लिया था। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? आवृत्ति है। ओके, आवृत्ति f। वेव फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। आपको टाइम दिया जाएगा और इस टाइम में, इस टाइम ड्यूरेशन में एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, मैं कह रही हूँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई, ठीक है। इस पॉइंट से अभी मैं टाइम बता रही हूँ कि आपको इतने मिनट दिए जाते हैं, आपको इतने सेकंड दिए जा रहे हैं। 1 सेकंड मान लीजिए, 1 सेकंड में जितने वेव्स यहाँ से क्या हुई हैं, पार हुई हैं, इसको क्रॉस किया है, इस पॉइंट को क्रॉस किया है, जितने आपके वेव्स ने, वही क्या है, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी। ओके, द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर यानी संख्या, संख्या की बात हो रही है। और किसकी संख्या? वेव्स की संख्या, उन तरंगों की संख्या। कितनी संख्या में वेव्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से पास हुई हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, जो यूनिट टाइम आपको दिया गया है, उसमें कितनी ट्रेवल हुई है वेव्स उस फिक्स्ड पॉइंट से। अगर ये ए पॉइंट है और यहाँ से क्या कर रही है, वेव्स चल रही है, तो कितनी वेव्स यहाँ से पार हुई हैं फिक्स्ड टाइम में। 1 सेकंड कह रही हूँ, तो इस 1 सेकंड में कितनी वेव्स गई हैं, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है उस वेव की। ओके, एक ही वेव की अलग, जो एक आपका कोई लाइट है उसकी अलग अलग वेव्स आएंगी ना, जब रेडिएशंस बनेंगी तो अलग अलग वेव्स आएंगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वही फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स है। बस अब इसको जरा और अच्छे से समझ लीजिए। जिसकी बात आप क्या कर रहे थे, वेव लेंथ की बात कर रहे थे आप, ठीक है। क्या किया था आपने, इस तरह से, ये आपकी वेव है, एक वेव ये ट्रेवल कर रही है, एक ये वेव क्या कहती है कि यहां से यहां तक एक वेव है। ओके, और इसी इतना पार्ट अगर मैं ले लूं यहां का, तो इसमें कितनी वेव बन रही है, एक ये बन गई, फिर एक यहां से यहां तक बन गई 2, फिर एक यहां से यहां तक 3 वेव्स बन रही है। इस वेव को देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक और एक यहां से यहां तक आधी वेव बन रही है, एक ही वेव बन रही है इसमें, और यहाँ पर आपको 2 वेव्स दिख रही है बनते हुए। एक वेव यहां से यहां तक बनी और एक वेव यहां से यहां, ठीक है। अपने स्लॉट उतना ही लिया था, ओके, लेकिन वेव लेंथ आपकी क्या हो गई, यहाँ पर छोटी हो गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, फ्रीक्वेंट हो गई वेव। यहाँ पर एक वेव बनी, यहाँ पर 2 वेव बन गई, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहाँ है, यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 बन गई, तो एफ यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है। लेकिन लेंथ की बात करें तो एक वेव की लेंथ इतनी ही है, बस यहाँ तक, इस पॉइंट तक एक वेव की लेंथ है। और यहाँ बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ इतनी बड़ी वेव है, तो लेंथ किसकी ज्यादा है, इस फर्स्ट की ज्यादा है, और फ्रीक्वेंट कौन सी है, ये दूसरी वाली है, यानी जो बार बार चल रही है। बार बार चलने का मतलब क्या है, कंपन ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है। साउंड के केस में वाइब्रेट करती है, यानी वेव ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी अगर मैं एक और वेव बनाऊं, एक आपने इतनी बड़ी वेव बना दी, एक आपने कहा कि इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो इनमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, इस वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेव ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसकी बात करें तो इसमें एक ही एरिया में सिर्फ ये एक वेव प्रोड्यूस हुई, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। 1 सेकंड में, अगर हम 1 सेकंड में, कहीं पर आपका डेफिनेशन में 1 सेकंड यूज होता है कि 1 सेकंड में आपकी कितनी नंबर ऑफ वेव किसी फिक्स पॉइंट से गुजर रही हैं, वही आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, और यहाँ पर मैंने पहले ही आपको वेवलेंथ में बता दिया था कि वेवलेंथ का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी में, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है किसी वेव की तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। ओके, और इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपका क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और जहां पर 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1 वेव पासिंग अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर आप 1 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या कहा कि जितनी वेव्स पास होंगी किसमें,
1 सेकंड में, वही क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी एफ है। और अगर ये एफ के लिए क्या आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा, तो 1 हर्ट्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हर्ट्ज कब होगी वैल्यू, जब ये वेव 1 होगी और इसके डिनोमिनेटर यानी सेकंड में भी 1 आएगा, तो यानी एक वेव प्रोड्यूस होगी 1 सेकंड में, तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी, किसकी, उस तरंग की। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई वेव का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेव वेलोसिटी, यानी उस तरंग का वेग क्या होगा। वेग आपने कहाँ पढ़ा है, जब आप क्या पढ़ रहे थे, मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस में 9th क्लास में, तब वेलोसिटी टर्म आता है। वेलोसिटी आपका क्या बताता है कि मैं अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान में कितनी डिस्प्लेस हुई हूँ, विस्थापित हुई हूँ, और कितने टाइम में हुई हूँ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ माइंड, मेरी वेलोसिटी वो है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है आपका, कि इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स है किसी भी वस्तु की, ट्रेवल कर रही है, पहले उसकी कोई पॉइंट रहा होगा जब वो रेस्ट की पोजीशन में थी, वहां से उसने जब चलना शुरू किया, और जो लास्ट उसका एंडिंग पॉइंट था, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट थी। ओके, और उसी डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम के साथ देखते हैं कि इतने मिनट में कितना डिस्प्लेस हुई है या इतने सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुई है, वो वेलोसिटी है। तो वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि यूनिट टाइम में या 1 सेकंड में बात करूं कि आपका जो वेव है वो कितनी डिस्प्लेस हुई है, कितनी आगे बढ़ी है, वही क्या है उसकी वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा गया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता तो आपकी दूरी ही है ना दोनों केसों में, तो आपका डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके, दोनों ही आपकी क्या है, लंबाई ही तो है, दोनों केस में लंबाई है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही यूनिट जो आता है वो क्या आता है, मीटर आता है, लेंथ के लिए लंबाई ही माप रहे हैं। वेलोसिटी कहीं कहीं स्पीड लिखी हो सकती है, सिर्फ किसका डिफरेंस रहता है, डायरेक्शन का, कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में आप डायरेक्शन बताते हो कि वस्तु इस तरफ को डिस्प्लेस हुई है, जबकि जब आप डिस्टेंस बताते हो कि मेरे और आपके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो वो सिंपल आप बोलते हो 5 किलोमीटर है। ओके, वहीं जब आप क्या बोलते हो, स्पीड की बात करते हो, तो आप सिर्फ क्या बोलते हो कि गाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही। जब एक वेलोसिटी बताएंगे तो गाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही, ये बताते हैं, ये वेलोसिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या था कि मैं अपने घर से इस तरफ को गया और इतना डिस्प्लेस हुआ, मैं अपने घर से ईस्ट की तरफ को 5 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ, यानी मेरे और घर के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, वो भी किधर, ईस्ट की तरफ को 5 किलोमीटर है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। और दूरी क्या है कि मेरे और घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। समझ गए, क्लियर हो गया पॉइंट। तो वेव वेलोसिटी क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है उस वेव का जो ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल। ओके, जितना उसने ट्रेवल करने में टाइम लिया है, उस टाइम में जितना वो चली है वही उसकी वेलोसिटी है। और अगर मैं टाइम ट्रेवल यूनिट टाइम कर दूं, 1 सेकंड मान लो इसको, तो 1 सेकंड में उस जो वेव है, वेव की बात हो रही है, उस वेव ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय किया है, कितनी दूरी तय की है, वही उसकी वेलोसिटी यानी वेग। ओके, तो इस तरह से आपका क्या दिखता है, ये आपकी वेव है। और अगर इसमें आप क्या देखेंगे, टाइम देखेंगे कि इतने टाइम में वेव कितना ट्रेवल करी है, तो यहाँ तक ट्रेवल करी है 3 मीटर पर वेव, 3 मीटर पर वेव, यानी 3 मीटर ट्रेवल किया है वेव ने, या 2 वेव्स पर सेकंड। ओके, ये क्या है आपका वेलोसिटी है। 1 सेकंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से 2 वेव पास हो रही है, वो इसकी वेलोसिटी है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर v इज इक्वल टू होता है लेमडा इंटू एफ। लेमडा क्या था आपका, वेवलेंथ, और एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है। उन दोनों के साथ क्या है आपका, क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगी। जितनी उसकी वेवलेंथ है उसको फ्रीक्वेंसी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा वेव का। कितना, अगर ये इतनी वेव है, फ्रीक्वेंसी क्या है 1
2, 3। अगर 3 फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेव की लेंथ कितनी है, उस लेंथ में कितनी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हुई हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेव की वेलोसिटी पता चल जाएगी। देन वेव नंबर, अब उन वेव की संख्याओं को गिनिए, कितनी संख्याएं हैं वेव्स की। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर मीटर एंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। हमने कहा 1 मीटर की ये वेव है, 1 मीटर की वेव है, इसको इस तरह से बना लीजिए, इस 1 मीटर को, और इसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई है, तो कितनी हुई है, एक ये बन गई, दूसरी ये बन गई, 2 वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी ये 2 संख्या है, 2 वेव, तरंग संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। किसमें, 1 मीटर की वेव में कितनी तरंगे बनी हैं, कितनी संख्या में तरंगे बनी है, वो वेव नंबर्स हो जाएगा। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यानी जितनी ज्यादा वेव लेंथ होगी उसमें उतनी क्या बनेंगी, कम आपकी तरंगे बनेंगी। ओके, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल आपका क्या कहता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन और द स्टिल पोजिशन टू द टॉप ऑफ अ क्रस्ट और टू द बॉटम ऑफ अ ट्रफ। ये आपकी तरंग है, ये आपका क्या है, क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ। ओके, इनके बीच की क्या है, ये जो स्टिल की पोजीशन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, तरंग इस पॉइंट पर स्टिल की पोजीशन में है तरंग। आप क्या देखते हैं, जब पानी मूव करता है, वेव्स उसमें बनती हैं, तो इस तरह से बनती है। एक, अगर ये पानी का लेवल है, समझिए ये पानी का लेवल है, ये लेवल है पानी का, जब वो रेस्ट की पोजीशन में था, तो क्या होता है, जब तरंग बनती है, एक बार पानी ऊपर उठता है थोड़ा, फिर इस पोजीशन पर आता है, इस पॉइंट पर, उसी रेस्ट की पॉइंट पर आता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो थोड़ा नीचे जाता है, तो वेव इस तरह से प्रोड्यूस होती है। ओके, तो जब वो रेस्ट की पोजीशन पर आया, यहां पर, यहां से आप क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे इस रेस्ट की पोजीशन से। ये लाइन हम किस लिए खींचते हैं, ये हम बता रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर आपका वेव क्या होगी, रेस्ट की पोजीशन पर होगी, या ये पहले की रेस्ट की पोजीशन बता रहा है। अगर पानी के केस में बोलूं, यहां से वेव में कितना डिस्टरबेंस हुआ है वो ये दिखा रहा है। ये डिस्टरबेंस कब होगा, जब टॉप में होगा, क्रेस्ट के यहां पर, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये जो इतनी दूरी है दैट इज योर एम्पलीट्यूड। और दूसरा ट्रॉफ के केस में ये वाला, रेस्ट से टॉप तक, किसके, क्रेस्ट के टॉप तक का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच की जो आपकी डिस्टेंस आएगी, ये आवर्तकाल है। और यहां से इसी रेस्ट की पॉइंट से और कहां तक, ट्रॉफ के टॉप पॉइंट तक जो आपकी डिस्टेंस है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, यानी आवर्तकाल। The distance from the center line, the still position to the top of a crust or the bottom of a crust, bottom of a trough is your amplitude, यानी आवर्तकाल। ओके, इस तरह से समझिए, ये आपका एम्पलीट्यूड है, इस केस में ये वाला है। तो यहाँ पर आज हमने वेव मोशंस में सारी वेव्स की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो समझी, जिसमें वेवलेंथ की बात हुई, फ्रीक्वेंसी की बात हुई, वेलोसिटी की बात हुई, वेव नंबर्स की बात हुई और साथ ही एम्पलीट्यूड की बात हुई। इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा, होपफुली आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। बाकी यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हैं, आप दोबारा यूट्यूब पे जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।